बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे रूपिम की अवधारणा और इसके भेद। तो सबसे पहले हम रूपिम को देखते हैं। रूपिम क्या होते हैं, ठीक है। रूपिम के बारे में जानने के लिए हम नीचे दी गई परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली परिभाषा है गलीसन के अनुसार। गलीसन ने क्या कहा है रूपिम के बारे में? न्यूनतम उपयुक्त व्याकरणिक अर्थवान रूप ही रूपिम कहलाता है, ठीक है। न्यूनतम उपयुक्त व्याकरणिक अर्थवान रूप ही रूपिम कहलाता है। अगली परिभाषा देखते हैं। सभी परिभाषाओं को हम पढ़ के बाद में इनको कंपाइल करेंगे, बाद में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। दूसरी परिभाषा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की है। ये क्या कहते हैं? पदग्राम वस्तुतः परिपूरक वितरण में आए हुए सह पदों का समूह है, ठीक है। तीसरी परिभाषा है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की। डॉक्टर वर्मा क्या कहते हैं? वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई जिसका संबंध भाषा के दोनों रूप और अर्थ पक्षों में रहता है, यानी कि रूप पक्ष में भी और अर्थ पक्ष में भी वाक्य के दो तत्व होते हैं। पक्ष भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं। रूप तत्व और अर्थ तत्व। रूप तत्व को ही हम संबंध तत्व कहते हैं, यानी कि दोनों का संबंध है वाक्य रूपिम से। अगली परिभाषा है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना। ये कहते हैं वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई को रूपिम कहते हैं। अब बच्चों जो इसमें निष्कर्ष क्या निकलते हैं हम उनको देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके इन परिभाषाओं से? अब रूपिम का ध्वनि समूह सार्थक होता है। पहली बात ये, हर जगह आप देखोगे सार्थकता की, यहाँ भी अर्थ की बात है, यानी कि अर्थ होना चाहिए, यानी कि सार्थक होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखें यहाँ पर भी सार्थकता की बात है, यहाँ भी सार्थकता की बात है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली उसमें लक्षण क्या है रूपिम का, कि वो रूपिम जो ध्वनि वो ध्वनि समूह होगा जो सार्थक होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि उसके स्वनिम वियोजित किए जा सकते हैं। वियोजित, अब देखो यहाँ पर एक टर्म दी है, परिपूरक वितरण में आए हुए सह पदों का समूह है। यानी कि जब सह पद यानी कि एक पद के साथ दूसरे का आना, इसका मतलब हम दो पद हुए ना, और दो पदों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। वियोजित का मतलब उनकी योजना को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, उसमें संबंध रूप और अर्थ दोनों होने चाहिए। यानी कि जो रूपिम है वो उसका संबंध जो है संबंध रूप से भी, रूप तत्व से भी होता है और अर्थ तत्व से भी। रूप और अर्थ दोनों से रूपिम का संबंध होता है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, इसका मतलब रूपिम क्या होता है। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य लेते हैं, राम ने पुस्तकें खरीदी, ठीक है। अब देखिए रूपिम क्या होते हैं। जिस प्रकार स्वन से स्वनिम बनते हैं, उसी प्रकार रूपिम से रूप बनता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें ये शब्द है पुस्तकें शब्द है। पुस्तकें शब्द बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक और प्लस में ए ये लगा दिया, ठीक है, दो शब्दों से। यहाँ पुस्तक जो शब्द है ये क्या है? ये एक तो ये रूपिम है, ठीक है, सार्थक है।
अर्थ तत्व है ये पुस्तक। और जो ए इसके साथ जुड़ा हुआ है ये संबंध तत्व है। ये इस अर्थ तत्व को बहुवचन बनाने के लिए ए संबंध तत्व का प्रयोग हुआ है। अब ए जो है, आप वैसे ये सोचोगे कि ए सार्थक नहीं है जबकि रूपिम तो सार्थक होता है। नहीं बच्चों, यह हमारी गलतफहमी होगी। ए जो है वो सार्थक है, तभी तो इसका अर्थ परिवर्तन हुआ। ए के जुड़ने से ही पुस्तक जो है वो पुस्तकें बन गई और इसका अर्थ भी परिवर्तन हो गया। पुस्तक का मतलब एक पुस्तक, ए लगते ही इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सारी पुस्तकें। ठीक है, इसका मतलब जो ए है ये क्या है, ये भी सार्थक है और न्यूनतम है। इससे छोटी सार्थक ध्वनि नहीं हो सकती, इससे छोटा सार्थक रूपिम नहीं हो सकता। इसलिए पुस्तक ये भी रूपिम है क्योंकि ये सार्थक है, इसका अर्थ निकलता है। ए चाहे आप देखने में सिंगल लग रहा हो लेकिन ए है, ये भी सार्थक है। इसलिए यहाँ पर ए भी रूपिम है, पुस्तक भी रूपिम है। तो रूपिम क्या है, रूपिम वो सार्थक ध्वनि है, वो सार्थक ध्वनि है यानी कि लघुतम और सार्थक, जो छोटी से छोटी भी है। अगर इसके टुकड़े करेंगे हम कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसके टुकड़े करेंगे हम अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए यह भी रूपिम है, यह भी रूपिम है, यानी कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को हम रूपिम कहते हैं और रूपिम को ही हम बच्चों रूपग्राम कहते हैं। रूपग्राम भी इसको कहते हैं। अब इसके नाम देखो क्या है, रूपिम को रूपग्राम भी कहते हैं, इसको पदग्राम भी कहते हैं। रूपिम, रूपग्राम, पदग्राम ये तीनों क्या हैं, तीनों ये एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस उदाहरण से ये क्लियर हो गया होगा कि रूपिम क्या कहते हैं। भाषा की या वाक्य की सार्थक और लघुतम इकाई को हम रूपिम कहते हैं। ठीक है, अब इसके रूपिम के भेद क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, रूपिम के भेद करने के लिए हम आधार देखेंगे कि हम रूपिम के जो भेद हैं, प्रकार हैं, वो 4 आधार हैं उनके, इसका भेद करने के 4 आधार कौन से हैं। प्रयोग के आधार पर रूपिम के भेद किए जाते हैं। अर्थ तत्व और संबंध तत्व के आधार पर भी रूपिम के भेद होते हैं। संरचना के आधार पर हम अलग तरीके से रूपिम के भेद करते हैं और खंडीकरण के आधार पर हम अलग प्रकार से रूपिम के भेद करते हैं। यानी कि रूपिम के भेद अनेक प्रकार से करते हैं, हम 4 प्रकार से करते हैं। प्रयोग उनका किस तरीके से हम कर रहे हैं उसके आधार पर रूपिम, और रूपिम अर्थ तत्व और संबंध तत्व के आधार पर हम रूपिम के भेद करते हैं। संरचना के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर रूपिम बने कैसे कैसे हैं तो उसके आधार पर इसके अलग भेद होंगे। और खंडीकरण के आधार पर यानी कि उनके टुकड़े हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके आधार पर रूपिम के अलग भेद होंगे। यानी कि रूपिम के भेद के 4 आधार ये हैं जिनका एक एक करके इनका हम वर्णन करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला है हमारा प्रयोग के आधार पर रूपिम के कितने भेद होंगे। प्रयोग के आधार पर रूपिम के 3 भेद हैं। मुक्त रूपिम, कुछ मुक्त रूपिम होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं वाक्य संरचना में, कुछ उनमें से बद्ध रूपिम भी होते हैं और कुछ मुक्त और बद्ध यानी कि मुक्त बद्ध रूपिम होते हैं वाक्य में, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब बात आती है मुक्त रूपिम कौन से होते हैं। मुक्त रूपिम का मतलब क्या है। मुक्त रूपिम वो रूपिम होते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्र इस्तेमाल होता है उनका। उनको ना तो किसी प्रकार की विभक्ति लगाने की ज़रूरत होती है और ना कोई परसर्ग लगाने की ज़रूरत होती है।
ना उनमें कोई हम उपसर्ग लगाने की या प्रत्यय लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र ही इस्तेमाल होते हैं। कैसे हम देखते हैं, जैसे घर शब्द है, घर, ठीक है, ये घर है, ये कोशगत अर्थ तत्व है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कोशगत शब्द हैं, कोशगत यानी कि डिक्शनरी में जितने शब्द पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो मुक्त रूपी में हैं। ठीक है, समझ में उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, या हम उदाहरण अगर हम लें, जैसे कोई भी हम वाक्य ले सकते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। जो ये इसमें शब्द आए हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, ये सारे के सारे कोशगत शब्द हैं, इनका निश्चित अर्थ है। ये किसी का संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है, ठीक है, ये क्रिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी कोशगत शब्द हैं, अब देखो राम को किसी विभक्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रसर्ग की ज़रूरत नहीं है। पुस्तक यहाँ पर बिल्कुल पुस्तक मूल रूप में आया है, या हम ये भी कह सकते हैं जो मूल शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसको हम कहते हैं मुक्त रूपिम। जो मूल रूप में वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उनको मुक्त रूपिम कहते हैं। ठीक है, अब बद्ध रूपिम क्या होते हैं? बद्ध रूपिम वो शब्द होते हैं, वो शब्दांश होते हैं जो किसी न किसी प्रत्यय को लेकर के, प्रत्यय के साथ, उपसर्ग के साथ, या फिर हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि परसर्ग के साथ, विभक्ति के साथ जो वाक्य में शब्द आते हैं उनको हम कहते हैं बद्ध रूपिम, क्योंकि वो बंधे हुए होते हैं उनके साथ। जैसे एग्जाम्पल के आधार तौर पर हम लें तो हम ले सकते हैं, जैसे पुस्तकें शब्द है, पुस्तकें, ये मूल शब्द तो क्या है, पुस्तक क्या है, पुस्तक तो मुक्त रूपिम है। अगर सिर्फ पुस्तक लिखते तो पुस्तक क्या है, मुक्त रूपिम। लेकिन अगर पुस्तकें हमने लिखा है, इसका बहुवचन बनाने के लिए हमने इसमें ए जोड़ा है, तो अब ये पुस्तकें हैं वो क्या बन गया, वो बद्ध रूपिम बन गया। ऐसे ही अगर हम शब्द लेंगे, चूहिया शब्द लेंगे, चूहिया, चूहिया का मतलब, इसमें चूहिया में अगर हम देखें तो कैसे बना है, चूहा प्लस इया, इसमें इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इया क्या है, ये प्रत्यय है, और ये क्यों आया है, ये स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इस शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो चूहिया शब्द क्या है, ये बद्ध रूपिम है। ऐसे ही धोबिन, धोबिन क्या है, ये भी बद्ध रूपिम है। धोबी क्या होगा, धोबी क्या है, वो मूल शब्द होगा, वो स्वतंत्र रूपिम होगा या मुक्त रूपिम होगा। लेकिन धोबिन क्या है, ये बद्ध रूपिम है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इन प्रत्यय लगकर ये बंध गया इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो जैसे भूखा, क्योंकि ये शब्द कैसे बना है, भूख प्लस आ, भूख में आ प्रत्यय लगाने से ये बद्ध रूपिम है, क्योंकि ये आ प्रत्यय से बंध गया है। ऐसे ही रंगीला, रंगीला, रंग में इला प्रत्यय लगा दिया, रंग में इला प्रत्यय लगा दिया, विशेषण बना दिया। यानी कि जब हम लिंग परिवर्तन करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग करें, चाहे वचन बदलने के लिए हम प्रत्यय का प्रयोग करें, या भाववाचक प्रत्यय हम लगाएं, या विशेषण बनाने के लिए हम प्रत्यय लगाएं, तो
ऐसे ही चाहे हम उपसर्ग का प्रयोग करें तो वो क्या है, उनको ऐसे इन चीज़ों से, प्रत्ययों से, उपसर्गों से, विभक्तियों के लगने से जो शब्द बनते हैं उनको हम बद्ध रूपीम कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है वो है मुक्त बद्ध रूपीम। ये मुक्त बद्ध रूपीम का मतलब क्या है? ये वो रूपीम होते हैं, ये वो रूपग्राम होते हैं बच्चों, जो हम ऊपरी तौर पर देखने से हमें लगता है कि ये मुक्त हैं, लेकिन वो व्याकरणिक दृष्टि से हमें लगेगा कि वो कहीं न कहीं वो क्या है, वो बंधे हुए हैं। ठीक है, वो स्वतंत्र नहीं होते, वो बंधे हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे गीता ने सीता को गीत सुनाया। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, जो ये रूपीम है, ने रूपीम है, को रूपीम है, ये आपको ऊपर से देखने से लगेगा, जो प्रसर्ग हैं, कह सकते हैं कि जो प्रसर्ग हैं वो आपको ऊपर से ये लगेगा कि ये क्या है, ये स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। ये कहीं न कहीं दूसरे रूपीम से आश्रित है। किसके ऊपर? अगर इनको खुद को देखें, खुद की दृष्टि से देखें तो ये हमें स्वतंत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वाक्य की दृष्टि से देखें, वाक्य संरचना की दृष्टि से देखें तो ये जो है ये बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? ये गीता है, यहाँ पर ये शब्द है, इसके आधार पर ये बंधा हुआ है। ठीक है, ये को जो है ये सीता से बंधा हुआ है। अगर हम गीता और सीता के स्थान को अगर हम बदलेंगे तो इसमें भी इनको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे गीता ने सीता को गीत सुनाया, अगर हम कहेंगे कि सीता को गीता ने, अगर हम इनके स्थान चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ने और को वैसे आपको देखने से पता चल रहा है कि गीता से पृथक है, सीता से को अलग है, गीता से ने अलग है, लेकिन कहीं न कहीं इनका अस्तित्व इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ, इसलिए ये क्या है, ये जो है मुक्त और बद्ध रूपीम हम इनको बोलेंगे। ये मुक्त भी हैं, बद्ध भी हैं, यानी कि ये विभक्तियाँ जो हैं ऊपर से हमें मुक्त दिखाई देती हैं, लेकिन वाक्य की जो भीतरी व्यवस्था है, वाक्य की जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग, वाक्य की व्यवस्था के कारण ये बंधे हुए हैं, इनका स्थान निश्चित है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये मुक्त बद्ध रूपीम है। अब दूसरा आधार है वो है अर्थ तत्व और संबंध तत्व के आधार पर। जो रूपीम है उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं, उनको दो भागों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो वो रूपीम होंगे जो अर्थदर्शी रूपीम होंगे, और दूसरे वो रूपीम है जो संबंधदर्शी रूपीम है। ये बिल्कुल आसान है, कई बार हम इनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अर्थदर्शी रूपीम वो होंगे जो अर्थ तत्व हैं, यानी कि जो जितने भी कोशगत और मूल जो शब्द हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे जो है अर्थदर्शी रूपीम होंगे, अर्थदर्शी रूपीम है वो। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा हो, ठीक है, कोई अध्यापक है, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, देश, राष्ट्र, मानवता, ये जितने भी संज्ञा शब्द हैं, जितने भी विशेषण शब्द हैं जैसे सुंदर, मधुर, रोचक, उज्जवल, ये सारे क्या हैं, ये भी
और जितने भी क्रिया शब्द हैं, उठना, बैठना, पढ़ना, चलना, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये अर्थदर्शी रूपिम हैं। अर्थदर्शी रूपिम जो कोशगत शब्द होते हैं, जिनका निश्चित अर्थ होता है, वो सारे के सारे शब्द क्या हैं, चाहे वो संज्ञा भी आ गई इसमें, जितने संज्ञा शब्द हैं, जितने सर्वनाम हैं, जितने विशेषण हैं, जितनी क्रिया हैं, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे, इनको हम अर्थदर्शी रूपिम, अर्थ तत्व हम कह सकते हैं। ठीक है, जितने अर्थ तत्व हम पढ़े थे, हमने पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, 2 प्रकार के तत्व होते हैं वाक्य में, जो अर्थ तत्व और संबंध तत्व। जो जितने भी अर्थ तत्व वो अर्थदर्शी रूपी में, और जितने संबंध तत्व हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे संबंधदर्शी रूपी में। संबंध तत्वों में जितने भी प्रत्यय हम लगा करके वचन बदलते हैं, लिंग बदलते हैं, संज्ञा बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं, वो जितने भी चाहे तो वो प्रत्यय के ऊपर आधारित हैं या लिंग परिवर्तन करने वाले प्रत्यय हैं, इया, आ, ई, खिड़की, अनुजा, तनुजा, नाली, थाली, ठीक है, यानी कि आ और ई प्रत्यय हैं, या कारक आधारित जितने हैं, ने, का, के, की, ठीक है, पर, में, जितने भी कारक आधारित जो रूपिम हैं वो भी, और काल आधारित जैसे क्रिया में जिनका यूज होता है, प्रयोग होता है, जैसे पढ़ के आ लगा तो पढ़ा हो गया, ठीक है, इस प्रकार जैसे गा है उसके आ लग गया आना, गाना, ठीक है, आना लग गया गाना। जितने भी प्रत्यय हैं, जितने भी विभक्ति हैं, जितनी भी परसर्ग हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, संबंधदर्शी रूपिम। ठीक है, अब तीसरा है आधार रूपिम को बांटने का, वो है संरचना यानी कि बनावट, यानी कि व्युत्पत्ति। ठीक है, और इसके आधार पर 3 प्रकार के रूपिम हम बांट सकते हैं। मूल रूपिम होते हैं, कुछ संयुक्त रूपिम होते हैं, और कुछ मिश्रित रूपिम होते हैं। मूल रूपिम बार बार वही, जिनको हम यहाँ पर जो मुक्त रूपिम है वो मूल रूपिम है, अर्थदर्शी रूपिम में एक ही बात है, मूल रूपिम उन्हीं को बोलते हैं, यानी कि जितने अर्थ तत्व वाले शब्द हैं, रूपिम हैं, उनको हम मूल रूपिम हम उनको बोलते हैं, यानी कि जिनके साथ कोई किसी प्रकार की परसर्ग विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, किसी प्रकार का उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगता, वो सारे मूल रूपिम हैं। वही जैसे गाय शब्द है, जैसे दिन शब्द है, जैसे गाड़ी शब्द है, ठीक है, ये क्या है, इन यहाँ पर कोई किसी स्वतंत्र रूप से मूल रूप से आए हैं। ठीक है, समझ में आया। मूल रूपिम जो अर्थदर्शी रूपिम है वही मूल रूपिम है, या हम कह सकते हैं जो मुक्त रूपिम है, जो स्वतंत्र है वही मूल रूपिम है, जो अर्थगत आया है वो मूल रूपिम है। ठीक है, अब संयुक्त रूपिम क्या होते हैं, इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे ना तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। संयुक्त रूपिम क्या होते हैं, जब मूल रूपिम के साथ प्लस में जब हम कोई परसर्ग लगाते हैं, ठीक है, या प्रत्यय लगाते हैं या उपसर्ग लगाते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे संयुक्त रूपिम बनता है। जैसे बेटी क्या है, मूल रूपिम है, ठीक है, बेटियां बनेगी, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या, यहाँ जो प्रत्यय लगा दिया, यहाँ प्रत्यय लगा दिया, और क्या बन गया, ये बेटियां बन गया। तो बेटियां क्या है, ये संयुक्त रूपिम है। ये 2 रूपिम मिल गए इसमें, मूल रूपिम और ये संबंध रूपिम, ठीक है, दोनों के मिलने से संयुक्त रूपिम बन गया। तो संयुक्त रूपिम की संरचना कैसे होती है, मूल रूपिम प्लस में जो है संबंध जो तत्व होता है, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, संयुक्त रूपिम की संरचना करते हैं। यानी कि बने कैसे हैं, इनकी संरचना कैसे हुई है,
ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है संरचना के आधार पर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब मिश्रित रूपिम क्या होता है? मिश्रित रूपिम वो रूपिम है जिनमें दो या दो से अधिक मूल अथवा अर्थ तत्व आधार पर, यहाँ तो मूल प्लस संबंध तत्व थे, लेकिन मिश्रित में क्या है? मिश्रित में दो मूल रूपिम प्लस मूल रूपिम। ठीक है, अब कैसे? मान लीजिए शब्द है बैल, शब्द है बैल, और इसके साथ हमने गाड़ी लगा दी, तो क्या बन गया? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी क्या है? ये मिश्रित रूपिम हम इसको बोलेंगे। दो मूल रूपिम से इस बैलगाड़ी शब्द की ये बैलगाड़ी क्या है? ये मिश्रित रूपिम है। ठीक है, ऐसे ही मिश्रित रूपिम और कौन कौन से अगर हम देखें, जैसे पुस्तकालय, दो मूल रूपिम से बना है, पुस्तक और आलय। ऐसे ही रसोई घर, रसोई और घर, डाकघर, दो शब्दों से दो, इससे एक बन गया डाकघर। ठीक है, तो मिश्रित रूपिम क्या होते हैं? दो मूल रूपिमों से जब एक रूपिम एक बनाया जाता है, एक शब्द बनाया जाता है, उससे उस ऐसे पद को हम बोलते हैं मिश्रित रूपिम। अब चौथा और अंतिम जो आधार है रूपिम के भेद का, वो है खंडीकरण के आधार पर। खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब उसको तोड़ना, टुकड़े करना, तोड़ना, यानी कि तोड़ने के उसके हम टुकड़े किस प्रकार से कर सकते हैं? टुकड़े के आधार पर, तोड़ने के आधार पर। तो या तो कुछ तो ऐसे रूपिम होंगे जो कि टूट जाएंगे, जिनके हम टुकड़े बना सकते हों, जो टूट जाते हों। ठीक है, जिनको हम तोड़ सकते हों। अगर जिनको हम तोड़ सकते हैं, जिनका हम खंड कर सकते हैं, जिसका हम टुकड़े कर सकते हैं, उसको हम खंडे रूपिम कहेंगे। और वो रूपिम जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनके आगे टुकड़े ही नहीं हो सकते, उसको हम कहेंगे अखंडे रूपिम। ठीक है, अब कौन से तो वो रूपिम हैं जो खंडे हैं, तोड़ सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण अगर हम लिखें, जैसे शब्द है मित्रों, मित्रों। अब इस शब्द को, इस रूपिम को हम तोड़ सकते हैं। कैसे? ये दो रूपिम बनेंगे, इसके दो रूपिम बनेंगे। क्या? मित्र और ओम। ठीक है, दो रूपिम है, एक ये रूपिम है और एक ये रूपिम है। दो रूपिम है, यानी कि हम इस रूपिम के हम खंड कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हुआ? ये मित्रों जो है ये खंडे रूपिम है। ठीक है, ऐसे ही हम ले सकते हैं, जैसे वही डाकघर, हमने डाकघर, इसको हम तोड़ सकते हैं, डाक और प्लस घर, रसोई प्लस घर, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे अगर हम क्रिया शब्द भी ले सकते हैं, खाएगी, मान लीजिए शब्द है खाएगी, इसमें आप देखो, इसको खा प्लस ए और प्लस गी। अब देखो ये भी क्या है? रूपिम, ये भी रूपिम और ये भी रूपिम। ठीक है, या जो ये खाएगी क्या है? ये है खंडे रूपिम, ये खंडे रूपिम है, इसके हम खंड कर सकते हैं। ठीक है, अखंडे रूपिम, इसके विपरीत जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। अब वो कौन से हैं? अब हमने आपको अगर ध्यान हो तो हमने स्वन गुण हमने पढ़े थे, जब स्वन गुण हमने पढ़े थे, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप देखना पढ़ना। उसमें सुर के बारे में हमने पढ़ा था, सुर के बारे में, सुर के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके साथ सुरताल होती है ना, जैसे द्रुत स्वर, मध्य स्वर, इस प्रकार। ठीक है, मंद स्वर, ऐसे ही सुर को स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमने पढ़ा था बलाघात के बारे में। बलाघात क्या होता है? यानी कि किसी, हम इसको इंटोनेशन हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि किसी विशेष, जब हम ध्वनि के ऊपर या शब्द के ऊपर या पद के ऊपर, अक्षर के ऊपर जब हम विशेष जोर देते हैं, बल देकर बोलते हैं, उसको हम बलाघात कहते हैं। जो ये सुर है और बलाघात है,
ये भी एक प्रकार की ध्वनि है, और जो ये भी एक प्रकार की हम कह सकते हैं ध्वनि कह सकते हैं रूपिम, लेकिन ये ऐसे हैं जिनको हम टुकड़ा नहीं। अब सुर के खंड कैसे करेंगे हम, बलाघात के खंड हम कैसे करेंगे? तो सुर और बलाघात ये क्या है, ये खंडे हैं, इनके खंड नहीं कर सकते। और अगर हम देखें तो हम हाँ, यही जो मेन है अखंडे रूपी में सुर और बलाघात, ये क्या है, ये अखंडे रूपिम होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया रूपिम का। सबसे पहले रूपिम होते क्या हैं उसके बारे में हमने देखा, रूपिम की परिभाषा हमने पढ़ी, ठीक है। इसके साथ साथ रूपिम के भेद के आधार क्या हैं और उनके आगे आधार के जो है जैसे प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ तत्व संबंध तत्व के आधार पर हम किस प्रकार बांट सकते हैं रूपिम को, संरचना के आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं, खंडीकरण के आधार पर। इस प्रकार हमने आज रूपिम और इसकी अवधारणा को हमने समझा है, इसके भेदों को हमने समझा है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।